किसी के पैर धो करके आप एक वीडियो बना करके उसको वायरल कर रहे हैं तो ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को सम्मान देने की सोच बिल्कुल नहीं है। मैं अपने समाज के बच्चों से कहना चाहूंगा जी, कांवर लेने शिवराज सिंह चौहान का बेटा तो जाता नहीं या किसी और राजनेता का बेटा तो जाता नहीं। भाई आप लोग कांवर लेने जाते हो और बाबा साहब अम्बेडकर इन सब बातों को अपने लिटरेचर साहित्य के माध्यम से सब चीज को स्पष्ट करके गए हैं। उसके बावजूद भी अगर कांवर लेने आप जा रहे हो तो मेरा सवाल यह, कांवर ला करके आप क्या अपने समाज का, अपना खुद का क्या विकास करना चाहते हैं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर 25% का आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में ना देकर लिख कर गए होते, एक भी आदमी एमएलए नहीं बनता, एक भी आदमी एमपी नहीं बनता। लेकिन हमारे समाज के जो लोग एमपी और एमएलए बन रहे हैं वो उसका श्रेय उस पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं जो आरक्षित कोटे की सीट पर किसी एससी समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम करती है। आजकल आपने देखा होगा कि एमपी के अंदर कुछ वीडियोस बना के वायरल किए जाते हैं कि किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, किसी को घसीट के मार दिया जाता है, किसी को डंडों से पीट कर मार दिया जाता है। और ये खाली एमपी की घटना ही नहीं है, यूपी, बिहार और हर जगह का ये मामला निकलता आ रहा है। अब ये जो वीडियो बना करके वायरल करने की जो मेंटेलिटी है, आखिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहूँगा कि ये एक भारत के संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना, उसको एक थ्रेट है। और वो ये कहना चाहते हैं कि ये भारत हमारा है और हम इसमें जो चाहेंगे वो करेंगे। हमने ये गलत काम किया, असंवैधानिक काम किया। हमने एक एससी समाज के लड़के को मूंछ रखने पे मार दिया, एक बच्चे को स्कूल में घड़ा छूने पे मार दिया, हमने उसके ऊपर पेशाब कर दिया, एक एससी समाज के बच्चे के ऊपर पेशाब कर दिया, हमने जूती से एससी समाज के बच्चे को पानी पिला दिया और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। आप लोगों में कुछ होता हो तो कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। एक ऐसी माहौल, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं भारत के, और इनमें दो में बीजेपी की सरकार है, एक में कांग्रेस की सरकार है। इन दिनों में इन तीन राज्यों में विशेष रूप से इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ जो अन्याय है, चाहे वो रेप की घटनाएं हैं, रेप के बाद हत्या करने वाली घटनाएं हैं, चाहे ये जूती में पानी पिलाने की घटनाएं, या आपके बारात चढ़ने के ऊपर, घोड़ी चढ़ने के ऊपर जो है वहाँ पर विवाद खड़ा करके वहाँ पर मारपीट करने की घटनाएं हैं, तो ये सब संविधान विरोधी घटनाएं और इनकी नैतिक जिम्मेदारी संबंधित सरकारों की है और उसके ऊपर केंद्र सरकार की है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें त्वरित कार्रवाई करके दोषी लोगों को सजा देने का काम अगर करती तो एक मैसेज भारत में क्रिएट होता। कोई भी आदमी ऐसी हिमाकत नहीं करता, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। सरकारें एक भारत के संविधान के जो प्रावधान है उनके तहत वातावरण, हर आदमी को एक स्वतंत्रता से भारत में जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ऐसी चीज़ों, राज्य सरकारों की आप बात कर रहे हैं कि एमपी में वही सरकार, जो मुख्यमंत्री हैं, जो आदिवासी पर पेशाब करता है उसको सम्मानित करते हैं, घर बुलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। देखिए, ये आपने देखा होगा कि कभी कोई राजनेता तो कभी कोई राजनेता अनुसूचित जाति समाज के लोगों के घर पे जाके खाना खाने का नौटंकी करते रहे हैं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं। पता ये लगा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो आदमी जिसके ऊपर पेशाब किया उसको तो बुलाया ही नहीं गया। इंटरव्यू में हमने देखा वो तो कोई दूसरा आदमी था जिसके पैर धोने का नौटंकी की गई। लेकिन ये एक व्यवस्था नहीं है। किसी के पैर धो करके आप एक वीडियो बना करके उसको वायरल कर रहे हैं तो ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को सम्मान देने की सोच बिल्कुल नहीं है। अगर सम्मान देने की सोच है तो हम उन गतिविधियों में रोक लगाएं, हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें अपने प्रदेश में, पूरे भारत में, कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए ऐसी कोई अमानवीय हरकत जैसे जूती से पानी पिलाना, पेशाब कर देना, मूंछ रखने में मार देना, घड़ा छूने में मार देना, लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर देना और उसको पेड़ पे टांग करके उसकी चुन्नी से उसको सुसाइड केस लगा करके बंद कर देना फाइल को, ये सारी चीज़ें मानवता का गला घोट रही हैं, भारत के संविधान का गला घोट रही हैं। और भारत में एक वर्ग है जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो देश की करीब 1/4 आबादी है, उसके अंदर निरंतर असंतोष पैदा कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि SC ST के जो युवा जो हैं, जिस तरीके से पढ़ाई पर उनका ध्यान जाना चाहिए,
पढ़ाई को छोड़ करके वो लोग धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ना ही वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सामना करने के लिए खड़े होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप लगता है कि नहीं है कि मानसिकता जो है उनकी बदलती चली जाती है? देखिए, मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बच्चे को अभी एक LLM की डिग्री का मतलब सम्मान दिया गया, एक बाहर की एक यूनिवर्सिटी है, विदेश की यूनिवर्सिटी में। तो उसमें यही बहुत लोगों ने टिप्पणी की, हमारे मंडल साहब हैं उन्होंने भी टिप्पणी की, बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको RSS ज्वाइन नहीं कराया, उनको बजरंग दल ज्वाइन नहीं कराया, उन्हें किसी बलवे में नहीं भेजा, बल्कि भारत की इस व्यवस्था से निकाल करके एक विदेश में बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया और वहाँ उनको LLM की डिग्री से सम्मानित किया गया। मैं अपने समाज के बच्चों से कहना चाहूँगा जी, कांवर लेने शिवराज सिंह चौहान का बेटा तो जाता नहीं या किसी और राजनेता का बेटा तो जाता नहीं। भाई, आप लोग कांवर लेने जाते हो और बाबा साहब अंबेडकर इन सब बातों को अपने लिटरेचर साहित्य के माध्यम से सब चीज़ को स्पष्ट करके गए हैं। उसके बावजूद भी अगर कांवर लेने आप जा रहे हो तो मेरा सवाल यह है, कांवर ला करके आप क्या अपने समाज का, अपना खुद का क्या विकास करना चाहते हो? आप स्कूल जाओ, मंदिरों में जाना बिल्कुल बंद कर दो, स्कूलों में जाना शुरू कर दो, बाकी सब किताबों को निकाल करके अपनी पढ़ाई की किताब अपने घर में रखो, टेलीविज़न देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेलीविज़न देखना बंद कर दो। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, तो आपको शिक्षा मिलेगी और शिक्षा के माध्यम से आपको भी गरीबी की रेखा से ऊपर आने का उस तरह अवसर मिलेगा जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत की जो हम कहेंगे शिक्षा प्रणाली में विश्वास व्यक्त न करते हुए अपने बेटे को मुख्यमंत्री होने के बावजूद विदेश के विश्वविद्यालय में भेजा और वहाँ से उन्होंने LLM करा करके अपने बच्चे को पढ़ाई की तालीम देने का जो एक पहल की है, उससे हम हमारे समाज के लोग अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी इस तर्ज पर एक सीख ले सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, उन्होंने वहाँ उच्च शिक्षा हासिल की, वहाँ पर लंदन में वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए, वहाँ से लंदन से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी तालीम हासिल करने के बाद कि आज दुनिया में उनसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ, बावजूद इसके उनका त्याग देखिए, सेक्रीफाइस देखिए कि उनका कोई बेटा MP नहीं है, उनका कोई पोता MP नहीं है, उनका कोई परिवार का आदमी मिनिस्टर नहीं है, उनके परिवार में कोई IAS और IPS नहीं है, लेकिन उन्होंने लाखों IAS बनाए, IPS बनाए, उन्होंने हज़ारों मिनिस्टर बनाए, हज़ारों MLA बनाए। और वो बनाए किस तरीके से? अपनी कलम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लिखाई से, अपनी एजुकेशन से, संविधान बनाकर, प्रावधान दे करके इतनी पढ़ाई उन्होंने की उस समय पर, उस जमाने में, कि आज तक उनके बराबर पढ़ा लिखा दूसरा व्यक्ति दुनिया में पैदा ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो उद्धार होना है, हमारा जो डेवलपमेंट होना है, वो पढ़ाई में है, शिक्षा में है। इन मंदिरों में जाने से और ये कांवर उठाने से हमारे समाज का ना तो कोई भला हुआ है और ना कोई भला होने वाला है। अभी आपने सर शिक्षा की बात की, संविधान की बात की, शिक्षा के लेकर के संविधान के रिजर्वेशन के माध्यम से राजनीतिक लाभ भी लोग उठा रहे हैं, मगर जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, राज्यसभा या लोकसभा में या विधानसभा में जाने वाले लोगों को आज मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर 25% का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में ना देकर लिख कर गए होते, एक भी आदमी MLA नहीं बनता, एक भी आदमी MP नहीं बनता। लेकिन हमारे समाज के जो लोग MP और MLA बन रहे हैं, वो उसका श्रेय उस पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं जो आरक्षित कोटे की सीट पर किसी SC समाज के, ST समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम करती है, और वो उसी पार्टी के साथ समर्पित भाव से काम करते हैं। और उनको जो दिशा निर्देश होता है कि अपने समाज की आपको कोई बात करनी नहीं है, समाज के डेवलपमेंट की कोई बात आपको सोचनी नहीं है, ये उनको जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो पार्टी हाईकमान के अनुसार अपना आचरण करते हैं। तो मेरा सभी सांसदों से और विधायकों से ये निवेदन है जी कि राज्यसभा में आप लोग क्यों नहीं चुन के जाते? 250 का जो अपर हाउस है उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया, बाबा साहब की कलम नहीं चली, तो आज तक अगर उसमें रिजर्वेशन लागू हो गया होता तो उसमें भी 60-70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25% के हिसाब से गए होते। लेकिन वहाँ क्योंकि रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ कोई आदमी मैटर ऑफ राइट में राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया जाता। आज तक का आंकड़ा है 10 सीटों से ज़्यादा। इवन अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो झाड़ू के निशान से भारत के दिल्ली की जो राजधानी है, भारत जो दिल्ली की राजधानी है, वहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 70 में से 67 सीटें, 67 सीटें हमारे
तांगे वालों ने, घोड़े वालों ने, हमारे रिक्शे वालों ने, ऑटो वालों ने, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने, हमारे जनजाति के लोगों ने, गरीब लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने उसको इतना वोट दिया केजरीवाल साहब को कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी प्रूव हुई। उसके बावजूद जब राज्यसभा में सांसद बनने का नंबर आया तो पंजाब में हमारे समाज के लोगों ने अपने समाज के चीफ मिनिस्टर को हरा दिया, चन्नी साहब को, और अरविंद केजरीवाल को जिताया। उसके बावजूद 7 राज्यसभा के सांसद जब चुने गए तो केजरीवाल साहब ने एक भी सांसद ना अनुसूचित जाति का लिया, ना जनजाति का लिया, ना उसमें ओबीसी लिया, ना कोई माइनॉरिटी लिया, और साथ के साथ उन्होंने जनरल कैटेगरी के सांसद उसमें बनाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया थी जो वो लागू वहाँ पर नहीं हो पाई। अगर वहाँ पर भी 25% का आरक्षण होता तो निश्चित रूप से SC/ST समाज के लोग राज्यसभा में चुन करके जाते, क्योंकि अब केजरीवाल साहब की मर्जी पर मामला टिक गया तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को 10 के 10 लोगों को वहां पर सांसद बना करके भेज दिया। सर, बहुजन समाज के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद पर अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसी के विषय में 21 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन है, किस तरह का आह्वान करेंगे? देखिए, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, मेरे समाज का, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का कोई भी आम हो या खास हो, A हो या B हो या Z हो, अगर उस समाज के किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती होती है तो मैं KP चौधरी व्यक्तिगत रूप से, मैं KP चौधरी भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से और देश के 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बनाए गए अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, साथ साथ एक जो राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, मैं निश्चित रूप से ऐसी किसी भी घटना की निंदा करूंगा और सरकार से पुरजोर मांग करूंगा कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी जो एक्सीडेंट्स हैं, ऐसे जो हमले हैं, उनकी पुनरावृत्ति भविष्य में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति के साथ ना हो सके। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम संगठन हैं, तमाम बड़े बड़े लोग हैं, पदों पर भी बैठे हैं, मगर संगठन का भी अलग अलग बन चुके हैं और संगठनों के बीच में भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा, क्या ये वजह हो सकती है कि जो अपने जो नीचे तबके के लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी जो सोच है, जो अभी आपने कहा कि हम संगठनों की परिधि से बंधे हुए हैं, पार्टी की परिधि से बंधे हुए हैं, अगर आज भी जो सांसद हैं 131 लोकसभा में इकट्ठे होकर के एक निर्णय ले लें तो आज सरकार गिर जाएगी। लोग आज भी सरकार अस्तित्व में, क्योंकि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुसूचित जाति जनजाति की अगर आज सरकार से समर्थन वापस कर देते हैं तो सरकार दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ये लोग डरते हैं, इनको डराया जाता है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ क्योंकि न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है अपने समाज के लोगों से कि जब आपको मौका मिले 2024 में चुनाव में बटन दबाने का, तो देखो और समझो और सोचो, जो अम्बेडकरवादी है, जो बाबा साहब मिशन का सिपाही है, जिसका जीवन आपके सामने टेस्टेड जीवन उसका है, उस आदमी के बारे में बटन दबाओ और ऐसे लोगों को लोकसभा विधानसभा में भेजने की कोशिश करो जो आपकी आवाज़ बन सकें, आपके दर्द को समझ सकें, आपकी आवाज़ को लोकसभा विधानसभा में उठा सकें। क्योंकि जिन लोगों को अब तक चुनकर भेजा गया है उनमें अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने समाज की आवाज़ उठाने की कोई पहल नहीं की है, और ये जिम्मेदारी फिर समाज के ऊपर आती है कि समाज में उन लोगों को ढूंढो, उन लोगों को आप निवेदन करो, उन लोगों को लोकसभा में भेजने की जिम्मेदारी लो, क्योंकि जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। अभी हो ये रहा कि व्यक्ति विशेष एक आदमी आता है, किसी पार्टी से बात करता है, पैसा इधर उधर से वो कमा लेता है, उसके बाद पार्टी को अपना फंडिंग करता है, उसके बाद में फिर अपना टिकट ले लेता है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो MP बन जाता है और पार्टी के ही आधार पर, पार्टी के दिशा निर्देश पे 5 साल काम करता है। अगली बार उसे पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ता है, नहीं देती है तो घर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो 5 साल में भी समाज की कोई बात नहीं करता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज के साथ बड़ी नाइंसाफी है। मैं फिर ये कहूँगा कि जो भी लोगों को आप चुने, 2024 अभी हमारे सामने है, 2024 में चुने और विधानसभाओं के चुनाव जो हमारे सामने हैं उन विधानसभाओं में भी आप इस बात का चयन करें कि जो अम्बेडकरवादी हैं, जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, जो आपके बीच में आते हैं, आपके बीच जाते हैं, उनको भी टेस्ट करवाने जाने वाले लोगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो फिर एक बार आप अपनी मीठी मीठी बातों में आपको ठगने की कोशिश करें। तो मैं समाज पे जिम्मेदारी डालना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समाज भी समझे,
ऐसे लोगों को छांटे जो बाबा साहब मिशन को सींचने का ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को विधानसभाओं में और आने वाले लोकसभा में भेजने की कोशिश करें। सर 2024 की आप बात करें, 2024 के बाद में 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है, क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से निष्क्रिय बैठा हुआ है, अभी विपक्ष कोई आवाज उठाता भी तो दबा दी जाती है, साम दाम दंडभेद कोई भी हो, लगता है कि 2024 में कुछ सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो जो भी आपने कहा है, हर व्यक्ति भारत में डेमोक्रेसी में जीता है, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में ऐसी भी सोच के लोग हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, और हमारे प्रधानमंत्री देश की धरती से जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी खुद ये कहते हैं वो बुद्ध की धरती से आए हैं, तो फिर तो ये बुद्धिस्ट कंट्री होना चाहिए। इसके आसपास चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे चीन है, जो भी सराउंडेड कंट्रीज़ हैं, वो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है बुद्धिस्ट हैं। भारत में ही तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है जानबूझकर रोका गया और बौद्ध धर्म को नस्ताबूद करने की कोशिश की गई। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो भारत में ऐसे भी लोग हैं। पिछले दिनों आपने देखा खालिस्तान की एक आवाज़ उठी थी, अगर कनाडा से, अगर आपको याद हो। लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहब अम्बेडकर इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा लिखित में देकर गए हैं, और इसमें सभी धर्मों के लोगों को समानता के साथ, बराबरी के साथ जीने का अधिकार उन्होंने दिया है। और इसको ना कोई हिंदू राष्ट्र बना पाएगा, ना कुछ और राष्ट्र बना पाएगा। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। और ऐसी अगर कोई हरकत किसी के द्वारा की गई तो मुझे लगता है कि देश का अमन, चैन और शांति भंग हो सकती है। सर 2024 के बाद में संविधान को भी बदलने की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान बदलना बच्चों का काम नहीं है। संविधान के पीछे सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर के 1/4 आबादी 35 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। मैं भारत के लोगों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के पीछे देश की 1/4 आबादी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिनका करीब 35 करोड़ की आबादी है, वो लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इसके बाद आज मुझे बताते बड़ी खुशी है कि ओबीसी समाज, जिसका काशीराम जी अपने पेन के माध्यम से स्पष्ट करके गए थे कि ये 85% और 15% का जो फार्मूला बताया, अब ये 85% आज जो बेंगलुरु के अंदर अब जो हमारा मीटिंग शुरू हो रही है, उसमें जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का महासचिव, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब भी आज बेंगलुरु पहुँच गए हैं और उस बैठक में भाग लेंगे। तो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और इसमें मेरा यही कहना रहेगा आपसे कि कोई संविधान बदलने की अगर बात करता है तो ये उसका अपना ख्याली पुलाव हो सकता है। भारत का ओबीसी, भारत का माइनॉरिटी, भारत का SC ST और भारत के गरीब तबके का जो व्यक्ति है, बाबा साहब जिसके लिए संविधान देकर गए हैं, संविधान की व्यवस्था देकर गए, इवन मैं कहूँगा इस देश की जो महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब जो अधिकार देकर गए हैं, बहुत बड़ी ताकत बाबा साहब के संविधान के पीछे खड़ी हुई है। इसीलिए जो शरारती तत्व इस देश का अमन, चैन, इसका माहौल खराब करना चाहते हैं, उनका मेरा निवेदन है कि ऐसी किसी हरकत से बाज आएं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए भारत को एक सबल राष्ट्र बनाने की कोशिश करें।